बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में नाजरीन आरफ हमीद भट्टी साहब और साबिर शाकिर का सलाम कबूल कीजिए। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान और इंडिया दोनों की पॉलिटिक्स डिस्कशन होगी हमारी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और वो इस वक्त किस स्टेज पे है। आज कोर कमांडर्स का इजलास भी हुआ रावलपिंडी में। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इसकी सदारत की और वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो जो कशीदगी थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसमें कोई कमी हुई है। शेख रशीद साहब ईरान गए हुए हैं खसूसी पैगाम लेके वज़ीर आज़म साहब का, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं। ये सारी चीज़ें, लेकिन इस पाक भारत कशीदगी में नरेंद्र मोदी ने भी कुछ फ़ायदे उठाए, बीजेपी ने ख़ास तौर पे, और बहुत सारे अहम जो चीज़ें थीं वो इसके पीछे छुप गईं, और उस दौरान मोदी जी ने काफ़ी फ़ायदे उठाने की कोशिश की। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी अहम स्टोरीज़ थीं करप्शन से मुतालिक, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से मुतालिक, नवाज़ शरीफ साहब, जाली बैंक अकाउंट्स, वो सारी चीज़ें भी छुपी रहीं। आज हम उन पर भी बात करेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा ये चीज़ लेके, फिर आप कहेंगे कि आप मम्मी डैडी ग्रुप हैं और आप अपने आप को बहुत देसी और सादा बंदा ज़ाहिर करेंगे, लेकिन क्या करें। वाशिंगटन पोस्ट की एक ख़बर है और उसमें ये बताया अहम नुकात जो हैं कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय मीडिया ने साबित किया कि वो बीजेपी हुकूमत की प्रोपेगेंडा मशीन है। जब हमने पुलवामा हमले पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग का जायज़ा लिया तो ये बात सामने आई कि बहुत सी रिपोर्टें जानिबदार, गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज़ थीं। हुकूमती प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देने वाले किरदार भारतीय मीडिया ने अदा किया, जिसकी वजह से 2 एटमी ताकतें जंग के दहाने पर पहुँच गईं। बहुत सारे टीवी न्यूज़ रूम्स मिलिट्री कमांड सेंटर्स का मंजर पेश करने लगे, जहां एंकर्स बैठकर अस्करी टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली पर गुफ्तगू और अंदाजे लगा रहे थे। चंद एंकर्स ने तो जंगी लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। भारतीय मीडिया की मुहिम का ये नतीजा निकला कि 2 अहम सियासी मामलात से तवज्जो हट गई। भट्टी साहब, पहला, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों में तेज़ी आई, कई 100 सरगर्म कारकुनान गिरफ्तार और मुतअद्दिद कश्मीरियों को कत्ल किया गया, और इन वाक़यात को संगीन हद तक कम रिपोर्ट किया गया। इस पाक भारत कशीदगी में जो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो ये था कि कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया, जो कि रिपोर्ट नहीं हो सका। दूसरा, राफेल डील के हवाले से तनाज़ा और हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात जैसे मामलात अचानक खुडे लाइन लग गए। पुलवामा के बाद भारतीय मीडिया की कारकर्दगी पर शदीद शकूक पैदा हुए, और आया भारतीय मीडिया सहाफ़त में मसरूफ़ है या हिंदुओं की अक्सरियत का प्रचार करने में लगा हुआ है। ये वाशिंगटन पोस्ट का सवाल है, ये ISI का सवाल नहीं है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया का सवाल नहीं है, बल्कि वाशिंगटन पोस्ट का सवाल है कि भारतीय जो मीडिया है, सहाफ़त है, वो क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत का प्रचार करने में मसरूफ़ है। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क की एलीट क्लास को ना वाशिंगटन पोस्ट राइटर बड़ा अच्छा लगता है, फ़कीरों की बात इन्हें अच्छी नहीं लगती इस मुल्क में। देखें, भारतीय फ़ौज का ना पाकिस्तानी फ़ौज ने पोस्टमार्टम कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट जो मर्जी कहे, ये तो इत्तफाक से हालातों वाक़यात ऐसे हुए कि भारत का, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि एक अरसे से परसेप्शन बनी हुई थी कि वो बड़ा अमन पसंद है, पाकिस्तान दहशत गर्द है। वो अल्लाह ताला की मदद से, नबी के सदके फ़ौज ने जवाब दे दिया और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब मैं बार बार यही कहता हूं कि भारत एक झूठ को छुपाने के लिए 1001 झूठ बोल रहा है, और पहला झूठ उसका वही है। एक झूठ को डिपेंड करता है, वही वजह है कि पहले उनका मीडिया उन पर सीखपा हुआ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, आप भी माशाल्लाह ज़्यादा साहिब इल्म है, मैं थोड़ा सा नलायक आदमी रिपोर्टर हूं। जिस चीज़ को मेरी अकल तस्लीम ना करे मैं उसे काउंटर चेक करता हूँ। बार बार सवाल उठते हैं, सहाफ़ी का काम है सवाल उठाना, जहाँ अकल तस्लीम नहीं करे, जहाँ डाउट है। तो भारत में पहले मीडिया ने सवाल उठाए, फिर याद रखें उनके रिटायर्ड जर्नैल, दफाई तजिया निगार, जज सेबान, और एंड पे फिर अपोजिशन आ गई, फिर दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया आ गया
क्योंकि इस दफा भारत का झूठ इस तरह एक्सपोज हुआ कि उसे भागने के लिए जगह नहीं मिल रही। मोदी पाकिस्तान पे हमला करके हमारा तो नुकसान नहीं कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमारी फौज ने महफूज रखा, लेकिन अपना फ्यूचर तबाह कर गया। अपने 70 साल की जो झूठी उसकी शोभदाबाजी थी कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूँ, मैं इकानमी पावर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो दुनिया ने उसका असल चेहरा देख लिया। अब जो आपके दोस्त पिंडी वाले अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरी इत्तला है इसमें गलती होगा तो आप मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। चंद सुपर पावर कहती हैं कि इंडिया की बड़ी शर्मिंदगी हुई है, मोदी जीने के काबिल नहीं रहा, उनकी फौज चुब्बू भर पानी मिल रही है मरने के लिए, एक हल्का सा उन्हें करने दे। इधर से जवाब गया हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज आई तो 10 करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने इज्जत पाकिस्तान को दी है। मोदी कौन होता है? तो साबर साहब आप भी मान जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक थी, आपके DGI इस पे ने भी ठीक कहा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में भी खड़े होकर ठीक कहा। अब ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया देख रही है, तो अल्लाह ने चाहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये फिर कोशिश करे, एक आधे सुना कि फिर प्रोग्राम बना रहे हैं, उससे ज्यादा मार खाएंगे ये। अच्छा सुने, आपने बहुत अच्छा क्यू दे दिया है कि ये बहुत एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, बट इसे बज़ाहिर ये पैगामात आ रहे हैं भारत से कि कशीदगी कम कर देते हैं, कोई ऐसा हमारा इरादा नहीं है। अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं इनडायरेक्ट बिटवीन द लाइन्स, उसमें यही है कि अब ज़रा कूल एंड काम, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आगाह है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी इसके बारे में पूरी तरह आगाह है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा, वो एहतियात करनी चाहिए कि कौन कौन से मुल्क थे। पुणे में और दिल्ली में भट्टी साहब 2 जगह पे इंडियन एयरफोर्स के जो अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हुई, उसमें 2 ममालिक के एयरफोर्स के लोग भी शामिल थे। 2 ममालिक के, दोनों के नाम नहीं हम बता रहे। मैंने नहीं लिया ए से नाम है या कोई और नाम है, मुझे नहीं पता। आप बिल्कुल न लें। तो 2 ममालिक, उनमें से एक यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा चैम्पियन बनते हैं वो, उनके भी मैं हैरान कुन तौर पे, ये मेरे लिए बड़ी अहम खबर थी कि वो भी जॉइंट वेंचर में, बल्कि जॉइंट वेंचर नहीं बल्कि जॉइंट मिस एडवेंचर ये हम कहेंगे, उसमें ये शरीक हो रहे हैं। और उनकी प्रेजेंस अभी तक दिल्ली में और मुख्तलिफ 2 और शहरों में मौजूद है और ये प्लानिंग चल रही है। शायद इसी वजह से जो आपने कहा भट्टी साहब, ये तो एक ख़बर थी, इन्फॉर्मेशन थी अहम तरीन जो हम शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने अभी तक अपनी एयर स्पेस नहीं खोली दूसरे फ्लाइट्स के लिए। देखिए आप ना आपने कहा ना मैंने कहा, एक जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, उसमें कुछ लोग नाम बदल के आए थे, हम दोनों ने ये बातें नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे जिन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है वो जाग रहे हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए जाग रहे हैं बल्कि भारत पर भी नजर रख रहा है कौन कौन उनके साथ इस साजिश में शरीक है, या किसको कौन सी टेक्नोलॉजी दे रहा है उनको। जी बिल्कुल, मैंने ये बातें नहीं कही। नहीं, आपने नहीं कही और मैं भी नहीं कह रहा। तो ये उनकी प्रेजेंस, शायद इसीलिए पाकिस्तान ने अभी तक अपनी एयर स्पेस नहीं खोली, ओपन नहीं की। कुछ फ़्लाइट्स को आने की और यहीं से वापस जाने की इजाज़त है, लेकिन हमारी एयर स्पेस को ऊपर से डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हमने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि एक प्लानिंग की गई थी जिसके बाद उसको डिफ्यूज़ किया गया। वो ये था कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन का रूप धार के ये जहाज़ कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रूट से एंटर होने की पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में, और एयर टू एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। और ये प्लान था इनका, कोई ट्रांसपोर्ट तैयारा C-130 जैसे, या कोई इंटरनेशनल एयरलाइन गिरा देंगे। उसका इल्ज़ाम उस थोड़ी देर के बाद कबूल कर लिया जाएगा, कोई अफ़गानिस्तान से कोई कलअदम तंजीम कबूल कर लेगी, और पाकिस्तान एक बार फिर प्रेशर में आ जाएगा कि अभी तक इनके हाइड आउट्स मौजूद हैं। बड़े शरारती हैं साबर साहब, आजकल आप बहुत मुलाकातें कर रहे हैं, आप बहुत शरारती हैं खंडरात, तो इसका मतलब है आप इन टच हैं। फिर मैं क्यों बुराई लूँ, फिर आप तो साहिब इल्म हैं।
तो ये चीज़ भट्टी साहब प्लानिंग है, बताएं आप। अल्लाह ताला के फजल करम से हम जाग रहे हैं। देखिए साबर साहब, आपने जो फरमाया इससे भी ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान उससे 100 गुना ज़्यादा अलर्ट है। ये मोबाइल है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये हमारी पाक फौज कोई आम फौज नहीं है। इसमें दो इशू हैं, एक तो इनकी ट्रेनिंग और दूसरा सबसे बड़ा जज्बा ईमानी। क्या हम जो मैसेज एक आया था कि आप बेफिक्र रहें, उसके बाद आपके फौज ज़्यादा अलर्ट हो गई, मूवमेंट आपकी भी कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गाफिल नहीं है हम। जब आपके मुहाफ़िज़ गाफिल ना हो तो फिर कौम को सुकून होता है। जब आपके हाकिम गाफिल हो जाए या किसी दुश्मन मुल्क के आला कार के तौर पर बहकाए जाए तो फिर कौम को परेशान होना चाहिए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में भारत जो भी करना चाहे उल्टी मुंह के खाएगा, और एक कोशिश वो करेगा ज़रूर इतलात के मुताबिक। अल्लाह करे ना करे उसे अमन रास आ जाए। जी अच्छा भट्टी साहब, ये जो चीज़ हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसके सपोर्ट में ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं। शायद इसीलिए DGISPR ने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था। We were, I would say, close to the war because when they violated the airspace, undertook an aggression, we went for response. Now it is up to India that whether they take that peace gesture and move forward towards de-escalation or continue the agenda that they have. Along the line of control, we are eyeballs to eyeballs. We feel that now the ball is in the Indian court. Should they decide to escalate more, the situation will go bad. भट्टी साहब, DGISPR आपके दोस्त कह रहे थे आसिफ गफूर साहब कि एक तो सिचुएशन आई बॉल टू आई बॉल है, आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं, स्टैंड ऑफ है, कोई उसमें कमी बेशी नहीं हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि बाल जो है वो भारत के कोर्ट में है और कशीदगी अगर बढ़ाई तो सूरत हाल ख़राब होगी। ये वो बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर भट्टी साहब, अगर हमें साबर साहब जी जी प्लीज़, अब मेरी अर्ज़ है, एक तो आप DGISPR बहुत बड़े अफसर है अदारे के। मेरे दोस्त कहते थे मेरे जैसे फ़कीरों के इतने बड़े अफसरों से दोस्ती नहीं होती। आई मेट हिम लास्ट टाइम, वो जो काशिफ भाई साहब अंग्रेजी बोलते हैं। साबर साहब, मैंने अर्ज़ किया है कि लोगों से भारत परेशान क्यों है। नहीं मतलब मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरी इतने बड़े लोगों से दोस्ती होती नहीं। सलाम दुआ ज़रूर है, शनासाई ज़रूर है, काबिल एहतराम। आपके पाकिस्तान के अदारों को इस कदर भारत की इन्फॉर्मेशन है। अब मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, भारत सख्त परेशान है। वो समझ रहा था कि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गया है, हिकमत अमली में, प्लानिंग में हमसे बहुत आगे चले गया है। लेकिन आपके इस अदारों ने, मुहाफ़िज़ों ने ये साबित कर दिया भारत पाकिस्तान से कुछ 10 गुना बड़ा हो सकता है, पॉपुलेशन में 20 गुना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जंग में बहुत छोटा, पिद्दा टैना बोना छोटा नजर नहीं आएगा। जब जवान जाएंगे तो पांव तले रौंदा जाएगा। भट्टी साहब, असल मसला ये है कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा कोई पंगा नहीं लिया और पाकिस्तान बड़े हम्बल वे से उसकी सारी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान को अपने घर को सीधा करने में लगी हुई है। वो फाइनेंशियल करप्शन हो, वो मिलिटेंसी हो, वो कोई कलम तंजीमों से मुतालिक मामलात हों या अदरवाइज़, पाकिस्तान अपने घर को सीधा कर रहा है और उसमें तमाम के तमाम इदारे जो हैं ऑन बोर्ड हैं। वाशिंगटन सागर साहब, इधर रोकूंगा आपको। मैं और आप एक साहब से मिले थे जो बड़ा जेन्युइन आदमी था, काइंडली मेहरबानी करना। उन्होंने आपको क्या कहा था? मैं ऐसा ज़रा भी शुबा आया ख़त्म कर दूंगा। तो जब आपकी नीयत ठीक हो, मकसद ठीक हो, अगर छोटे मोटे एलिमेंट कहीं हैं हमारे मुल्क में तो अल्लाह के हुक्म से उन्हें भी निस्तो नबूद किया जाएगा, पाकिस्तान को साफ किया जाएगा, अमन का गहवारा बनाया जाएगा इंशाल्लाह। मैं भट्टी साहब, क्या आप इसको सेकंड करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, आपकी बात से 100% इत्तेफाक है। इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे कि ये बड़ा रौला डाला हुआ है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, कलदम तंजीमें, ये कहाँ से बनी, कैसे बनी, कौन लेके आया और किसकी ज़रूरत थी, और उसके बाद इनको डिसमेंटल जब किया गया तो क्यों किया जा रहा है। इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की खबर पे मैं दोबारा आऊँगा भट्टी से।
वो दोबारा के मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों में तेज़ी आई, कई सौ सरगर्म कारकुनान गिरफ्तार, रहनुमा गिरफ्तार हुए और मुतअद्दिद कश्मीरी कत्ल कर दिए गए। इन वाक़यात को संगीन हद तक कम रिपोर्ट किया गया। यानी कहने को कुछ और था, वो नगमा हम आपको सुना ही चुके हैं, जिस पे वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ अंदर की गद्दारी थी, इल्ज़ाम पड़ोसियों पे लगाया जा रहा है। तो मोदी जी इस सारी सिचुएशन पे क्या रंग बिखेरते रहे हैं, ज़रा सुनाइएगा जी। बड़े से बड़ा फैसला लेना हो और कड़े से कड़ा फैसला लेना हो, हम पीछे नहीं रहते। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए कौन कर सकता है? वो सिर्फ ये चाह रहा था भट्टी साहब, एक राफेल इदारे की तैयारे की खरीदारी, उस पे जो करप्शन के मामला चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट कि अहम तरीन फाइलें चोरी हो गई, अहम तरीन फाइलें चोरी हो गई। ये दूसरा बड़ा स्कैंडल है डिफेंस का, हथियारों की खरीदारी का। बोफर्स गन्स खरीदी जानी थी पहले, उसमें राजीव गांधी साहब मुलव्वस पाए थे, और अब ये दूसरी बड़ी खरीदारी थी, बड़ा सौदा था, उस पे राफेल तैयारों की, और उसमें नरेंद्र मोदी नरगे में है। और उसके साथ साथ अच्छा, इनके आपस में दिमाग बहुत मिलते हैं, मोदी के और नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के। भट्टी साहब, उधर भी एयरफोर्स दिल्ली के दफातर को आग लग गई और अहम तरीन रिकॉर्ड जल गया। दोनों देखिए, मैं सम अप करता हूं, और राफेल भी, करप्शन भी और कश्मीर भी। वाशिंगटन पोस्ट आपका पसंदीदा अखबार है। मैं एक फकीर ने पहले दिन कहा था, भारत का अटैक करने की वजह एक उनका इलेक्शन आ रहा है जो हारी हुई है, दूसरा कश्मीर इशू पूरी उजागर हो गया, पाकिस्तान की इकानमी बेहतरी की तरफ जा रही है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का अमेरिका के मर्जी के बगैर रोल अदा कर नहीं सकता, चीन पाकि के साथ बहुत आगे चले गया और भारत एक्सपोज होता रहा। इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी ने राह के मिल के साथ एक चाल चली, मकाराना सफाकाना, लेकिन आपके अदारे बर वक्त जाग रहे थे, उसका जवाब दिया। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान अपनी हिस्ट्री जब भी उनका कोई लिखेगा, जब भी कोई लिखेगा, सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का मोदी को लिखेगा, जो जग हसाई उसने कराई है भारत की दुनिया भर में झूठ की, उसके चेहरे पे लगी मुनाफक की जो झूठ था, बहादुर है, फलां है, ये है, एक्सपोज होके रह गया भारत। आपको ये जो कामयाबियां आपकी फौज को दी है, इसलिए नहीं दी कि इनके पास टैंक थे, इसलिए कि 70-80 हजार शहादतें दी हैं हमने। रद्दुल फसाद में हमने जाके बारूदों के आगे अपने बच्चों को, जवान बच्चों को भेजा है, जो 1 सेकंड में फट जाता था। तो इनका झूठ क्या मुकाबला करेगा हमारे सच से। एक और छोटा सा मोन्टेज भी बनाया है, जरा वो भी दिखाइए जी। जी हाँ, ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोरी कर गया। टॉप ट्रेंड ट्विटर पे फाइल चोर चौकीदार यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब भट्टी साहब वो तो कभी भी नहीं दे सकेंगे। आज GHQ में इजलास होता है रावलपिंडी में, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उसकी सदारत करते हैं, कोर कमांडर्स और दीगर मिलिट्री ऑफिसर्स उसमें शरीक होते हैं। उसमें भी जो पैगाम दिया गया, भट्टी साहब आप भी शरारतें करते रहते हैं, बिटवीन द लाइन्स बातें करते हैं, उसमें भी यही मैसेज दिया गया है। एक तो बेहतरीन कारकर्दगी पे पाकिस्तान की तमाम इदारों की आर्मी चीफ ने उसको खराज तहसीन पेश किया, और ख़ास तौर पे जिस दौरान तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम इदारे, बर्री बहरी फ़िज़ाई, तमाम के तमाम। दूसरा, उन्होंने एक ख़ास बात की है कि पाकिस्तान जो है
वो पीस और स्टेबिलिटी की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ है, और किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता, किसी को भी ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के इरादों को मुतज़लज़ल कर सके धमकियों से या फिर क़ुव्वत के इस्तेमाल से। ताकत के इस्तेमाल से भी पाकिस्तान के इरादों को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता और ना ही धमकियों से किया जा सकता है। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो यूज़ ऑफ फोर्स की, वो बदस्तूर है और इसमें किसी किस्म का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत की जाती है, मैली नज़र से देखी जाती है तो पाकिस्तान की पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान प्रोग्राम, उसमें आर्मी चीफ़ ने कहा है कि उस पर भरपूर तरीके से आगे इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा और इसमें हर तरह की हम मदद करेंगे। और इस पे भी कहा गया कि कंसर्न शो किए गए कि मकबूजा कश्मीर में जो भारत के जुल्म और सितम बढ़ रहे हैं उस पे सख्त तरीन तशवीश और ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिविलियन की हमारे साइड पे सिविलियन को जो शहीद किया जाता है, उनके घर तबाह किए जाते हैं, उस पे भी। और अब तो भट्टी साहब दुनिया में भी अब तो क्या दुनिया में क्या इंडिया में आज जो वाक़यात हुए कि अब तो जो कश्मीरी मेहनत कश कश्मीरी जिनको ये कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है, उन अटूट अंग के साथ ये अपनी हिंदू ज़हनियत लेके आ रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट बेचने वाला कश्मीरी है जो ड्राई फ्रूट सड़क पे वो बिछा के बैठे होते हैं, बेचते हैं, उनको अब बीजेपी के हिंदू निकलते हैं और तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया। भट्टी साहब देखिए, मैं गुजारिश करूं, भारत अरसा दराज से एक दहशतगर्द माइंड रखता है, दहशतगर्द सोच है। वो अपनी हिंदू बरादरी में छूत कहते हुए किसी को हाथ नहीं मिलाता। मैं आपको बता दूं, इस खित्ते में अगर दहशतगर्दी की अलामत है तो वो भारत है। अगर इसका महदूद कर दिया जाए रोल, अगर सुपर पावरें समझे तो ये इस खित्ते में अमन आएगा। ये तो आप छोड़े जो अपने मुल्क को तबाह करने तुला, जो पाकिस्तान की फौज को ललकारता है तो मार खाता है और फिर अपने लोगों को गुमराह करता है। अब उनकी अपोजिशन, उनके दफाई तजिया निगार, उनके जर्नलिस्ट उन पे सवाल उठा रहे हैं कि राफेल की कमीशन कितनी ली मोदी, कद्दू दे मुंह वाला जैना हुए थे, पैसे खाई जाता लुट के, ऊपर से पाकिस्तान को धमकी देता। बताओ लड़ोगे? वो तुम क्या लड़ोगे? तुम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। इधर ये मोदी साहब को देखो, अपना प्राइम मिनिस्टर देखो, इनके आर्मी चीफ देखो, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देखो, वो वैसे इशारा करे ना वो जमीन में घुस जाए। ये अल्लाह के हुक्म से अब छोड़ दे, ये मैटर नहीं करता। ये जो आपने पढ़ के सुनाया है उसके बाद बताएं कि हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा, उसकी रहमतें पाकिस्तान में नाज़िल हो रही। उसमें अल्लाह ताला का जी बिल्कुल अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा किया गया है कोर कमांडर के इजलास में कि यह सब कुछ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की बरकत से ये सब कुछ हुआ है। एक जाते जाते बात करके फिर ब्रेक लेते हैं। बट साहब, अटॉर्नी जनरल इंडिया उसने ये कहा कि पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे हैं जिनके मुकाबले के लिए हमें राफेल तैयारों की ज़रूरत है और अदालत इस मामले में मुदाखलत ना करे, इस मामले की तहकीकात से मुल्क को नुकसान होगा। भारतीय अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हसास दस्तावेज़ात को जाहिर करने की दरख्वास्तें निपटा दी जाएँ और दस्तावेज़ात को पब्लिक नहीं किया। उसके बाद जस्टिस जोसेफ ने पूछा, भट्टी साहब ये पनामा से मिलता जुलता ही लग रहा है मुझे, क्या आप कौमी सलामती की आड़ में जुर्म छुपाना चाहते हैं? जस्टिस जोसेफ का भारतीय अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, राफेल तैयारों की खरीदारी से मुतालिक वो तमाम दस्तावेज़ात दरख्वास्त गुजार को पेश की जाएं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मोदी को हुक्म। तो ये है बैकग्राउंड पे असल पॉलिटिक्स, कश्मीर से तवज्जो हटाना, इलेक्शन जीतना और राफेल तैयारों का जो गबन केस है उससे नज़रें चुराना और राफेल तैयारों की ख़रीदारी के लिए इसके लिए राह हमवार करना। एक ब्रेक लेते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक छोटा सा शॉर्ट सुनवाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ के इंडिया में अक़लियतों के साथ और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ क्या बदतरीन सलूक किया जा रहा है, ये भी ज़रा सुनिए। In India, where there has also been significant poverty reduction in overall terms, inequality remains a serious issue.
In addition, we're receiving reports that indicate increasing harassment and targeting of minorities, in particular Muslims and people with historically disadvantaged and marginalized groups such as Dalits and Adivasis. It appears that narrow political agendas are driving the further marginalization of vulnerable people. अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में भी। भट्टी साहब, 1 मिनट लूँगा आपसे। इस क्या कहना चाहिए, जहाँ पाक भारत कशीदगी, करप्शन और इसका दौर है, इस दौरान एक किताब आई है, 3 जिल्दों पे मुश्तमिल है, इकबाल की शख्सियत और फ़िक्र व फ़न पर एतराज़ात, ये किताब है। और इसमें ये डॉक्टर अयूब साबिर, प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर साहब की तहरीर करता है। और इनकी पिछले दिनों ईवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने किताब पेश की। और डॉक्टर अयूब साबिर साहब की पहचान ही इकबालियात है। भट्टी साहब, आपको पता है कि हमारे बहुत कम हीरोज़ हैं, उनमें से एक हीरो अल्लामा इकबाल हैं और कश्मीर से भी उनका गहरा ताल्लुक़ था। तो इनकी शख्सियत को भी मैला करने की बहुत कोशिश की जाती है, उनके फ़िक्र को, उनके फ़लसफ़े को। तो डॉक्टर अयूब साबिर साहब ने ये तकरीबन 18 से 20 साल में ये 3 जिल्दें तहरीर की हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़े पर उठने वाले तमाम एतराज़ात का भरपूर और मुदल्लल तरीके से जवाब दिया है। भट्टी साहब, आप भी इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, अल्लामा इकबाल की सोच, फिक्र, विजन को समझने के लिए आम आदमी हम जैसे बंदों के बस की बात ही नहीं है। उनकी शायरी आप पढ़ लें, उसमें दुनिया के लेके अल्लाह के हुक्म तक को इस एसेंस तरीके से बयां किया गया है कि आपको मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। इकबाल को आम आदमी नहीं समझ सकते, अल्लामा इकबाल साहब को, जहाँ तक मेरी राय है। उनका विजन बहुत ऊंचा था, वो बहुत दूर तक सोचते थे। पूरी किताबें कुछ नहीं कह सकती थी, पूरी कहानियाँ कुछ नहीं बोल सकती थी जो एक शेर में वो कह देते थे। तो लिहाजा ऐसे मौके पे हमें अपने जो हमारे असल हीरे हैं, जो हमारे असासा जात हैं, जो हिस्ट्री वो हमारे दिलों में बसती है, किसी की सोशल मीडिया पे करेक्टर असैसिनेशन से हमें परवाह नहीं पड़ती। हीरा हीरे ही होता और हीरे की कीमत जौहरी जानता है। अब बातें हैं भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़। एक और चीज़ आपसे भट्टी साहब, सुना है कि फ़ेक अकाउंट्स से मुताल्लिक कुछ अहम राज, कुछ अहम तोते काबू में आ गए हैं। जाली बैंक अकाउंट शायद इसीलिए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लबो लहजे में तलखी आ रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद आ जाएगी। कोई 2-4 तोते पकड़े गए हैं। देखिए साबर साहब, नैब ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 महीने में करें। उसमें एविडेंस मेरी इतला के मुताबिक दर्जनों रेफरेंस के लिए तैयार हो गए हैं। ये पाकिस्तान हालत जंग में आ गया। यकीनन हमें अपनी सियासत से ज़्यादा अपना पाकिस्तान अजीज़ है, अपना मुल्क अजीज़ है, अपनी कौम अजीज़ है। तो बहुत सारे इशू पसे पर्दा चले गए। एक छोटा सा इशू बता दूँ आपकी मर्जी का जी। आपके शहर इस्लामाबाद में एक वज़ीर आज़म रहते हैं, पंजाब का एक वजीर है, उसने करप्शन के अंबार लगा दिए। उस वजीर आजम साहब को इतला गई कि जनाब फलां आदमी बड़ी करप्शन कर रहा है। उन्होंने 2 अदारों से तहकीकात करवाई, उसमें मेंशन किया गया कौन सा डीएफसी चेंज करने के लिए कितने कितने पैसे लगाए, कहां कहां लगाए। आपके सूबे मुल्क में, शहर में रहने वाले वजीर आजम ने कहा इसे फौरी तौर पर अरेस्ट करें और इसे ओहदे से हटा दें, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया। लिहाजा हम अपने मुल्क की सलामती के इशू को कर लें। बाकी जो आपने रह गया कि वो बेनामी अकाउंट, उसमें जरदारी सब सर से लेके पाँव तक काबू आ चुके हैं। हमारे अदारों ने अक्लमंदी की, दानिशमंदी की। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की, तंजीम की, मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन एहतसाब का अमल ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उसी से पाकिस्तान की तरक्की है। लेकिन ये जो आपके मुल्क के वज़ीर आज़म इतने क्यों बेबस है कि उन्हें पता भी चल गया उनका वज़ीर करप्ट है, पैसे ले रहा है, रिपोर्टें भी आ गई, कहते इसको निकाल भी दो, तो वो निकल भी नहीं सका। क्या वजह क्या साबर साहब? इस बात को अब गोल नहीं करने दूंगा। उसकी रीज़न ये है भट्टी साहब कि कौमी सलामती इस वक्त और कौमी यकजहती, क्योंकि ये हैं तो बहुत थुड़ दिले लोग। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या किरदार है। पीपल्स पार्टी तो अभी भी बिहेव कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। वो आगे जाके इस वक्त कौमी सलामती और कौमी यकजहती
इस वक्त अहम तरीन मौजू है, क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमारी और मिलिट्री लीडरशिप भी, उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है दिन रात, और वो है पाकिस्तान का दिफा मुअस्सर तरीके से कैसे किया जाए, और इस सारे क्राइसिस में जैसे अल्लाह ताला ने पहले इज़्ज़त रखी है मज़ीद ये इज़्ज़त बरकरार रहे, इस पे लगे हुए हैं। लेकिन ये अपनी जगह पे बात दुरुस्त है कि याद आया भट्टी साहब, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनका सितारा मुझे लगता है कि अब गर्दिश में आ गया है, और इमरान खान साहब में भी अब इतनी सख्त नहीं है कि आने वाले दिनों में वो उनका दिफा कर सकेंगे, क्योंकि जो चीज़ें, जैसे हम अगर दिल्ली से और पुणे में और इंडिया के होने वाले मामलात में अगर रडार में चीज़ें आ जाती हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी कोई अच्छी वेव्स नहीं है। मुझे लगता है कि उनका सितारा साबर साहब एक सेकंड, मैं रोकूंगा। आपने बड़ा पिन पॉइंट्स किया। मैं थोड़ा सा आजकल मोहतात हो गया हूं कि ये हमसे तो वैसे ही लोग नाराज हो जाते हैं, जो ताकत में आता है नाराज हो जाता है। मैंने आपके वजीर आज़म को पंजाब के एक वजीर की बात कही है, उसने कहा इसे शट आउट, इसे बाहर करो, लेकिन अभी तक वो वजीर पंजाब में है। उसकी रीजन है ये बेबसी क्यों, मुझे ये बताए। नवाज शरीफ साहब की करप्शन, जरदारी साहब की करप्शन रोजे रोशन की तरह या है, उस पर कोई आर्गूमेंट मैं नहीं कर सकता। उसकी रीजन है इस मिनिस्टर को आपका एक साफ शफाफ जिसका नारा ही करप्शन से पाकिस्तान था, वो क्यों खामोश है? मैं आपको बताता हूँ। फयाज चौहान साहब, वो के मेरा अपना भी है कि उसको इस वजह से और इस वक्त नहीं हटाना चाहिए था। बिल्कुल वो किसी और पस मंज़र में गुफ्तगू कर रहे थे और उनको लगा दिया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और हिंदू कम्युनिटी से जोड़ दिया गया। लेकिन जब यह इशू हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये मैसेज कन्वे किया कि इस इशू को टैकल करो, और उस्मान बुज़दार साहब से कहा कि इसको टैकल करें और जो भी फ़ैसला करना है करें। उसके बाद फयाज चौहान साहब आते हैं, मिल के चले जाते हैं, और मामला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हद तक मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। तो उन्होंने बताया वो आए थे। उसके बाद फिर उनको फ़ोन जाता है कि इसको भाई इस इशू को आज ही इसका फ़ैसला करना है, वज़ीर आला पंजाब ख़ुद करें और पीएम ऑफिस से कोई या वफाक की तरफ से कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप खुद फैसला करें, खुद अच्छा साबर साहब एक मिनट मैं रोकूंगा नहायत अदब एहतराम के साथ। मैंने सोमालिया की बात नहीं की थी, पंजाब के वजीर की थी, उसको आप जवाब नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी। आपके जो सबसे गलती हो रही है, यकीनन वो उनका राइट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उन्होंने DGI भी गलत लगा दिया, उसने पंजाब में बंदा गलत लगा दिया, उन तक हकायक नहीं जा रहे। मतलब है मैं इमरान खान साहब का आज भी कहता हूँ ऑनेस्ट है, बेहतरी करना चाहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द ऐसे लोग उनके इकट्ठे हो गए हैं। पंजाब में PTI में ग्रुपबंदी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में ग्रुपबंदी है। तो आप सोच नहीं सकते जिस तरह से नुकसान किया जा रहा है, लोगों को रुसवा किया जा रहा है, रेट अरबों रुपए की करप्शनें हो रही हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, आप एक वजीर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वहाँ पे पूरी रीशफलिंग होने वाली है पंजाब में। मुझे तो ये नजर आ रहा है। कौन करेगा? साबर शाकिर साहब तो नहीं करेंगे। साबर शाकिर साहब खबर दे सकते हैं, हम खबर दे रहे हैं। हुक्मरानों के पास है, आपके दोस्त प्राइम मिनिस्टर के पास है। मैं तो उनको ज्यादा नहीं जानता प्राइम मिनिस्टर साहब को। बट साहब बात यह है कि इमरान खान, आप भी तारीफ़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, उसमें कोई शक भी नहीं है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन मसला है कि अब एक प्लेयर उतार दिया, अब वो प्लेयर जो है वो हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहें। जो आखिरी गुफ्तगू मैं आपको बता देता हूँ क्या हुई उस्मान बुज़दार साहब के बारे में, कि पंजाब में ज़ीरो प्रेजेंस है। ये मैं अल्फाज सुना रहा हूँ आपको, ज़ीरो प्रेजेंस, पंजाब ज़ीरो हर एतबार से। और CM पंजाब कहीं नज़र नहीं आ रहे, किसी मामले में नज़र नहीं आ रहे, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, ये अल्फाज हैं। अब उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? वो एक, चलें अगली बात नहीं बताते, वो फिर हमारा सोर्स कंप्रोमाइज़ होता है, वो कहेगा इतनी बारीक बातें भी आगे कन्वे कर देते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, एक तरफ सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ईरान गए हुए हैं
वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का और पाकिस्तान की लीडरशिप से एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम लेकर गए हैं कि ईरान भी अब फ़ैसला कर ले कि पाकिस्तान को अपना दोस्त समझता है कि नहीं समझता, और अगर दोस्त समझता है तो फिर दोस्ती का हक़ भी अदा करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कर रही है, सुनाइएगा जी आसन इकबाल साहब को। हमें कोई फोन नहीं आया, लेकिन हमने पायलट को 24 घंटे में रिहा कर दिया। हमने भारत का जासूस कुलभूषण पकड़ा, भारत ने वावेला किया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उस कुलभूषण को छोड़ने की पेशकश नहीं की। भट्टी साहब, कुलभूषण गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान के इदारों ने हाथ जोड़ लिए नवाज शरीफ साहब के सामने, उस वक्त के वज़ीर आज़म के खुदा के लिए ये अहम तरीन कामयाबी है पाकिस्तान की। इसको आला सतह फ़ोरम पे उठाएं, आला सतह तरीन फ़ोरम्स पे उठाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान से एक दफ़ा भी ये कुलभूषण का लफ्ज़ नहीं निकला, बल्कि इस इशू को फैमिली में भी इस सतह पे उठाया कि कुलभूषण को बचाना है। और शायद इसी वजह से सजन जंदाल आए, मरी में गए, बग़ैर वीज़े के गए, इनके निजी हाउस में गए, निजी रिहाइश गाह गए, और उसके बाद इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का इरादा किया। आज ये आसन इकबाल साहब किस मुंह से कह रहे हैं कुलभूषण को और अभिनंदन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं? अच्छा साबर साहब, गुजारिश है कि आपको पता है कुलभूषण किसने पकड़ा और किसके पास है। ये तो चाहते थे रातों रात चले जाए, लेकिन वो नहीं जाएगा। वो क्योंकि मुहाफ़िज़ों के हाथ है ना, लुटेरों के हाथ नहीं है। मैं सिर्फ अपोजिशन से इस बात पे इन पे डिस्कस नहीं करूंगा, इस साहब का जिसने आपने जिक्र किया। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, खुदारा वो सियासत में पॉइंट स्कोरिंग हज़ारों करें, लेकिन जहां मुल्क की सलामती आ जाए, जंग के हालात हों और आपकी फ़ौज की, आपकी हुकूमत की स्ट्रेटेजी ऐसी जा रही हो कि पहली दफ़ा भारत को 70 साल में एक्सपोज करके रख दिया हो, इन पे पॉइंट स्कोरिंग ना करें यार, प्लीज़ ना करें। मैं भी एक पाकिस्तान का बंदा हूं ना, मुझे जो कुछ दिया इस मुल्क ने दिया, ये मेरी माँ है, मेरा मुल्क। तो मेरी इनसे अपोजिशन यही गुजारिश है, खुदारा आपका इतना विजन नहीं है, पायलट क्यों छोड़ा गया, एक बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं। आपको क्या पता फोन आपको किसने करना था? आपको तो ये करना था सर वो कितनी कमीशन है किधर बचाओ। आजकल वो हालात नहीं रहे, तो लिहाजा मेरा ही अपोजिशन सारे उनसे गुजारिश होगी कि फिलहाल पाकिस्तान की यकजहती के लिए एक हो जाए, बाद में पॉइंट स्कोर करे। मौजूदा हुकूमत बहुत ज्यादा नो बॉल कर रही है, इतने स्कैंडल है, उस पर फोकस करे। अब ये खुद दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग करप्शन में गर्दन तक फंसी है, ये उनको बचाए, वरना इस हुकूमत के पीटीआई के बड़े स्कैंडल है सामने इनके। अच्छा भट्टी साहब, ये क्या करें, इन्होंने अपने आका को खुश करना है। मियाँ साहब भी मुश्किल में है और मियाँ साहब की मंशा भी मुश्किल में है, और आज तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं मानी और कहा गया कि नैब के सामने जाएं और अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश करें, और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है, और हाई कोर्ट ने उनका मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब भट्टी साहब, आप इस पर भी तबसरा करना कि मियाँ साहब की मंशा की क्या, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी का क्या इशू है? भट्टी साहब, अगर वो अलील हैं, उनको दिल की तकलीफ़ है, पहले भी मेडिकल बोर्ड ने उनको एंजियोग्राफी का कहा, 10 दिन तक मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं माने एंजियोग्राफी के लिए। अब फिर मरियम बीबी की एक ट्वीट आती है कि दिल की तकलीफ़ और तबीयत ख़राबी के बावजूद मियाँ साहब अस्पताल जाने के लिए राज़ी नहीं हुए। दादी अम्मा और सीएम शहबाज और मेरे इसरार पर कहा कि अस्पताल घुमाने। जी हाँ, वो यही बात मैं भी सोच रहा था कि ये सीएम शहबाज लिखा हुआ है, हालांकि अब वो सीएम नहीं रहे। और मेरे इसरार पर कहा कि अस्पताल घुमाने और इलाज के नाम पर की जाने वाली तज़हीक का निशाना बनने को तैयार नहीं। लेकिन इससे पहले मरियम बीबी कह रही थी कि मैं और दादी अम्मा यानी कि नवाज शरीफ साहब की वालदा जो हैं वो जा रहे हैं कोट लखपत, रास्ते में हैं, और दादी अम्मा की बात यानी कि अपनी अम्मी की बात नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं इनकार किया, वो उनकी बात ज़रूर मान लेंगे और अस्पताल ज़रूर जाएंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हाल अहवाल का। तो ये भट्टी साहब, आखिर माजरा कि आपके शहर में सब कुछ हो रहा है, आप दिल्ली की खबरें दुनिया भर की दे देते हैं। साबर साहब,
आप सारी स्ट्रेटेजी से इब्हाम है। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी को कुछ सीरियस थ्रेट नहीं है। अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, डिप्रेशन में आ गए हैं। हस्पतालों में जाना वो तजलील समझते हैं, क्योंकि 98% लोग इन्हीं हस्पतालों में इलाज कराते हैं। वो कभी गए नहीं ना, वो लंदन के हस्पतालों में जाते हैं। वो कहते हैं मेरी माँ जाएगी, इसके पीछे हो रहा है, मुझे लंदन जाने दो, जाना है जाना है जाना है, मुझे लंदन जाना है। असल बहाना ये है। और दूसरी बात, ये आज जा सकते हैं किसी वक्त भी शरीफ कम्प्लेक्स हस्पताल में। ये सरकारी हस्पताल इन्हें अच्छे नहीं लगते, जिस पे 25 साल हुकूमत की इन्होंने, लेकिन अल्लाह उनको सेहत दे। तो आज तो वो डॉक्टर शहबाज गिल भी मिले हैं उनसे, और उन्होंने भी कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज एक सहाफ़ी भी मिला है, उसको भी बीच में डाला है। वो जो बड़ा उनसे हिसाब किताब करता रहा है कि ताकि वो विटनेस रहे कि हमने इन्हें हर किस्म की ऑफर की है, इसे इलेक्शन स्टैंड ना बनाए, इसे पॉलिटिकल ना खेलें। वो लोग हालत जंग में है। वो सहाफ़ी कौन थे भट्टी साहब, कोई पता है? आप तो नहीं थे? नहीं यार, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मुझे कौन इतने बड़े लोग मिलते हैं, लेकिन थे बड़े। नवाज से साथ की हुई है नवाज शरीफ। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी आज ख़ुसूसी तौर पे हुक्म दिया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को A1 ट्रीटमेंट, और जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान की इलाकाई हदूद में जिस डॉक्टर का कहते हैं उनसे उनका इलाज करवाएं। जाते जाते भट्टी साहब एक चीज़ बता दें कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम और हमारे इदारे इस्लामाबाद में बैठ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली और बेंगलोर और श्रीनगर और कहाँ इंडियन एयर फोर्स और इंडियन डिफेंस अटाशी और ये किस किस मुल्क के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं, तो इनको अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक अहल मुल्क है। लास्ट 40 सेकंड है भट्टी साहब, जल्दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी, लेकिन इस मुल्क को, कौम को, अपोजिशन को आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।